मैं एक गेम वार्डन के तौर पर जंगल के दूर दराज इलाकों में काम करता हूँ। इस नौकरी को मैं करीब 15 साल से कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये इलाका बहुत अच्छे से पता है। मुझे अक्सर हाइकर्स के फ़ोन आते हैं जो जंगली जानवरों से डर जाते हैं या फिर जंगल में खो जाने की वजह से घबरा जाते हैं। कभी कभी भालू उनके कैंप में घुस आते हैं या कभी पहाड़ी शेर उनके कैंप एरिया में आकर दहाड़ने लगते हैं, और ये सब जंगल में बहुत आम होता है। मैं लोगों को समझाता हूँ कि ये तो प्रकृति का एक हिस्सा है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन पिछले महीने जो मैंने देखा उससे मेरी ये सोच बदल गई। सब कुछ शुरू हुआ एक हाइकर के फ़ोन से। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने बताया कि सूरज डूबते वक्त जब वो हाइकिंग कर रहा था, उसे बहुत डरावनी चीखें सुनाई दी जो चारों तरफ गूंज रही थीं। मुझे पता है कि इस मौसम में जब पहाड़ी शेरों के मिलन का समय होता है, वो कुछ अजीब भूतिया जैसी आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन उस आदमी की आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर मुझे लगा कि वो सचमुच बहुत डरा हुआ है। अगले कुछ दिनों में हमारे डिस्पैच को ऐसी ही डरावनी चीखों की खबरें मिलने लगी। ये चीखें म्लेन पीक के पास सूरज डूबने के समय ही सुनाई दे रही थीं। कुछ दिनों में ही कम से कम 2 दर्जन हाइकर्स ने फ़ोन किया और इन चीखों के बारे में रिपोर्ट किया, और सभी के सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैं उस इलाके का सीनियर इंचार्ज हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया कि अब इसकी जांच करने का समय आ गया है। मैं सूरज डूबने के समय ट्रेल हेड तक गाड़ी लेकर गया। मैंने अपना सामान लिया और उसी रास्ते पर चल पड़ा जहाँ से इन चीखों की रिपोर्ट्स आ रही थीं। मेरे वहाँ पहुँचने पर मैंने महसूस किया कि सब कुछ बहुत शांत था, बहुत ज़्यादा शांत। जंगल की नॉर्मल आवाज़ें जैसे पक्षियों की चहचहाहट, छोटे जानवरों की हलचल, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी जानवर किसी चीज़ से डरे हुए थे। उस सन्नाटे की वजह से मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन मैं फिर भी चलता रहा। लगभग 1 मील चलने के बाद मुझे ज़मीन पर टहनियों और डालियों के अजीब से ढेर दिखे। वो ढेर इतने सलीके से और सटीक तरीके से सजे हुए थे कि वो नेचुरल नहीं हो सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनुष्ठान या रीति रिवाज के लिए वो इस तरीके से रखे गए हों। मैंने रेडियो पर इस चीज़ की सूचना देने का सोचा, लेकिन मेरे रेडियो में सिर्फ स्टैटिक का शोर आता रहा। तभी मैंने देखा कि मेरा कंपास भी अजीब व्यवहार कर रहा था। उसकी सुई अजीब ढंग से घूम रही थी। मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा था, फिर भी वो कभी नॉर्थ तो कभी साउथ दिखा रहा था। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि रोशनी बहुत तेजी से कम होने लगी है। आसमान एकदम से बैंगनी रंग का हो गया था, जबकि सूरज डूबने में अभी 45 मिनट बाकी थे। वो सब मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैं उस सिचुएशन को समझने के लिए एक छोटे से खुले मैदान में गया। तभी मैंने देखा, पेड़ों के ऊपर लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर एक विशाल डिस्क के आकार की चीज हवा में तैर रही थी। वो किसी घर जितनी बड़ी थी, लेकिन पूरी तरह चिकनी और गोल थी। वो एकदम चांदी की तरह चमक रही थी। उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो बिल्कुल जैसा फिल्मों में दिखता है, एक यूएफओ की तरह लग रही थी। मैं अपनी आंखें उससे हटा ही नहीं पा रहा था। मैंने उस खुले मैदान में एक कदम आगे बढ़ाया और मेरा मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मैंने देखा, उस यूएफओ जैसी चीज के ठीक नीचे 5 पहाड़ी शेर जमीन पर एक सीध में पड़े थे। उनके आकार से लग रहा था कि वो वयस्क थे, लेकिन उनके पेट बड़े साफ सुथरे तरीके से चीरे गए थे, जैसे किसी ने उनकी सर्जरी की हो। उनके ज़्यादातर अंग निकाल लिए गए थे और वहाँ खून या किसी भी तरीके की गंदगी का कोई निशान नहीं था। किसी ने उनके शरीर को खोखला कर दिया था। वो नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। जंगल में कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को इस तरीके से नहीं काट सकता था। मैंने डर के मारे एक कदम पीछे लिया और तभी उस यूएफओ से एक तेज सफ़ेद रोशनी नीचे आई। मैंने ऐसी तेज रोशनी पहले कभी नहीं देखी थी। वो रोशनी मेरे जैकेट और जूतों को भेदती हुई सीधे मेरे शरीर में उतर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया हो और मेरा शरीर बस हवा और हड्डियों का बना हो।
अगले ही पल मैंने खुद को उन पहाड़ी शेरों से बस 10 गज की दूरी पर जमीन पर पड़ा हुआ पाया। मैं बड़ी मुश्किल से उठा। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं पूरी तरह डिहाइड्रेटेड और भटका हुआ महसूस कर रहा था, जैसे मैं हफ्तों से इन जंगलों में भटक रहा हूं। मेरी त्वचा कुछ जगहों पर बुरी तरह से जली हुई थी और मेरे हाथों पर अजीब से जलने के निशान थे। वो निशान बिल्कुल वैसे थे जैसे आपने टीवी या इंटरनेट पर फसलों पर बने चक्र के निशान देखे होंगे। मैं किसी तरह ठोकर खाता हुआ, रेंगता हुआ ट्रेल हेड तक वापस पहुंचा। मुझे नहीं पता मैं इतनी दूर कैसे आ पाया। मेरे बॉस ने मुझे देखते ही सीधे हॉस्पिटल भेज दिया, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये नहीं समझ पाया कि मेरे साथ क्या हुआ था। एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं। मेरे घावों और जलने के निशानों के लिए उन्होंने कहा कि वो बिजली के झटके से बने थे। उनका मानना था कि या तो मैंने कोई बिजली का तार पकड़ लिया था या जंगल में मेरे ऊपर आसमानी बिजली गिरी थी। जब मैं काम पर वापस जाने के लिए तैयार हुआ तो मैं एक टीम को उसी जगह की जांच के लिए वापस ले गया, लेकिन वहां उस यूएफओ का कोई निशान नहीं था। हमें उन 5 पहाड़ी शेरों में से सिर्फ 2 के शव मिले, बाकी 3 गायब थे। वहां उनका कोई नामो निशान नहीं था। मैंने सबको समझाने की कोशिश की कि वहां 2 नहीं बल्कि 5 पहाड़ी शेर थे, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मेरे साथी भी मेरी पीठ पीछे पीटीएसडी की बातें करने लगे। पूरे विभाग में बात फैल गई कि मैं अकेले गश्त पर जाने की वजह से पागल हो गया हूँ। इतने सालों तक जंगल में घूमने की वजह से मेरे दिमाग पर कोई असर हो गया है, लेकिन मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि मैंने क्या देखा था। मैंने अपने आधिकारिक बयान में सब कुछ दर्ज कराया, लेकिन रिपोर्ट में उसे अज्ञात कारणों की वजह से हुआ हादसा बताया गया। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था जिससे हम जानवरों के गायब अंगों और उन अनुष्ठानों जैसे सेटअप या मेरे जलने के निशानों को समझाया जा सके। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विभाग ने चुपके से इस केस को दबा दिया। शायद उन्हें लगा था कि सब भूल जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरे शरीर पर आज भी वो जलने के निशान हैं और हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे वो पूरा मंजर फिर से दिखने लगता है। मैं अब उस रात के बारे में बात नहीं करता। जब मैं गश्त पर होता हूँ मेरे साथी अभी भी फुसफुसाते हैं, मुझे पागल बताते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ नहीं थे। उन्होंने वो नहीं देखा जो मैंने उस सुनसान जंगल में देखा था। जो हुआ वो कोई भ्रम या नजरों का फेर नहीं था, वो एक सच था जो आज तक मेरे साथ जुड़ा है। मैंने कई साल तक एक रेंजर के तौर पर एक रेगिस्तानी पार्क में काम किया है। मैं यहाँ की कठिन परिस्थितियों और डरावनी खामोशी का आदी हो चुका हूँ। ये पार्क एक दूर दराज की जगह है जो ऐसे शानदार नज़ारे पेश करता है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले, लेकिन ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और दिन के समय वहाँ घूमना जान को जोखिम में डालने जैसा है। वहाँ अकेले जाना बहुत खतरनाक है, खासकर जब पारा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। रेंजर डिस्ट्रिक्ट के एक नॉन पीस ऑफिसर के तौर पर मेरे दिन ज़्यादातर रूटीन कामों से भरे होते थे। ट्रेल्स की देखभाल करना, जंगली जानवरों की निगरानी करना और कभी कभी खोए हुए हाइकर्स की मदद करना। लेकिन कुछ साल पहले की वो गर्मी कुछ अलग थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे जैसे एक्सपीरियंस्ड रेंजर के लिए भी ये मुश्किल था। सूरज बेरहमी से तपता था, हर कदम एक बोझ लगता था। तभी हमें कुछ खबरें मिली। पार्क के दक्षिणी हिस्से में कई गाड़ियां आती जाती देखी गई थीं और कुछ टूरिस्ट ने दावा किया कि उन्होंने रास्तों पर मास्क पहने लोगों को दौड़ते देखा था। पहले हमें लगा कि शायद कुछ कॉलेज के बच्चे कोई प्रोजेक्ट फिल्मा रहे हैं या कुछ रोमांच की तलाश में हैं, लेकिन जैसे जैसे उन्हें देखे जाने की घटनाएं बढ़ती गईं, हमें लगा कि सचमुच कुछ गड़बड़ है। हमारे सुपरवाइजर एलन, जो एक एक्सपीरियंस्ड और सीनियर रेंजर थे,
उन्होंने उस स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। हम मैप टेबल के पास इकट्ठा हुए, कॉफ़ी पीते हुए अपने अपने अनुमान लगाने लगे। कुछ को लगा कि ये शिकारी हो सकते हैं, तो कुछ का मानना था ये कोई शरारती लोग थे। लेकिन एलन को शक था कि ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। उन्होंने सुझाव दिया कि हम गश्त करने के लिए बट जाएं, पूरे पार्क का सर्वे करें और हर ट्रेल और रास्ते को कवर करके इस रहस्य का पता लगाएं। ऑफ सीजन में हमारी संख्या अच्छी थी, तो हमारे पास पार्क की पूरी जांच करने के लिए अच्छे खासे लोग थे। हम हर छोटे रास्ते को तो नहीं देख सकते थे, लेकिन मुख्य रास्तों, चौराहों, पार्किंग लॉट्स और कैंप ग्राउंड्स को ज़रूर चेक कर सकते थे। ऐसी जगहें जहां ढेर सारी गाड़ियां और लोग आ सकते थे। मुझे मेरी साथी रेचल के साथ भेजा गया, जो एक नई रेंजर थी, लेकिन उसकी नज़र बहुत तेज थी। हम अपने ट्रक में निकले। हम अपने साथ पानी और नाश्ता लेकर निकले थे। सूरज हम पर तप रहा था और जैसे जैसे हम पार्क के और अंदर जाते रहे, हमारी रेडियो में स्टैटिक की आवाज़ आने लगी। रेचल और मेरे अपने अपने अनुमान थे। मुझे यकीन था कि ये शिकारियों का मामला है। मेरे दिमाग में मास्क वाले लोग, कुछ ऐसे लोग थे जो ट्रकों में शिकार लाद रहे थे और सारी सावधानियां बरत रहे थे ताकि हम उन्हें पकड़ ना सकें। उस पार्क की छोटी छोटी घाटियों में ढेर सारा शिकार है, भेड़, हिरन और तरह तरह के जानवर। रेचल को लगता था कि ये कोई गैंग की गतिविधि या कोई और खतरनाक लोग हो सकते हैं। हमारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन ड्राइव के दौरान हम यही बातें करते रहे। गश्त के दौरान खामोशी डरावनी थी। ना ही पक्षियों की चहचहाहट थी, ना ही कीड़ों की भनभनाहट। सिर्फ हमारे ट्रक की इंजन की आवाज़ और टायरों के नीचे बजरी की चरमराहट सुनाई दे रही थी। हमें किसी तरह के जीवन का कोई निशान नहीं दिखा, ना ही उस चीज़ का जिसकी हम तलाश कर रहे थे। दूर दूर तक बस रेगिस्तान दिख रहा था। हम हर ट्रेल हेड पर रुके और किसी भी गतिविधि के लिए उस इलाके का जायजा लिया। रेचल ने मैप्स चेक किए, ऐसी किसी चीज़ की तलाश में जो मुसीबत करने वाले लोगों को आकर्षित कर सकती थी। मैं हाल में हुई गतिविधियों के निशान ढूंढ रहा था, पैरों के निशान, टायरों के निशान, कुछ भी जो हमें कोई सुराग दे सके। लेकिन मैप और लैंडस्केप के बीच हमें कुछ नहीं मिला। हालांकि 20 टीमें पूरे इलाके की जांच कर रही थी, हम सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख रहे थे। हमारे कुछ न मिलने का मतलब ये नहीं था कि बाकियों को भी कुछ नहीं मिला। घंटों बीत गए, सूरज आसमान में और ऊपर चढ़ता गया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, न जिंदगी के निशान और ना ही किसी मुसीबत के। बस चारों तरफ रेगिस्तान दिख रहा था। कुछ देर बाद रेचल और मैं थकने लगे थे। हम उन्हीं ट्रेल हेड्स को बार बार देख रहे थे, पूरे रास्ते को चेक कर रहे थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अब हमें भूख लगने लगी थी और ट्रक का फ्यूल भी कम होने लगा था। हमने फैसला किया कि हम बेस पर वापस जाएंगे, खुद को और ट्रक को रिफ्यूल करेंगे और फिर किसी और इलाके को चेक करने के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही हम स्टेशन की ओर वापस ड्राइव करने लगे, तभी रेडियो में एक आवाज़ आई। वो एलन की आवाज़ थी और वो आवाज़ बहुत गंभीर थी। सभी गश्ती दलों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है। हमें पुरानी खदान के शाफ्ट के पास एक मास्क वाले शख्स की फिर से खबर मिली है। कृपया सावधानी से आगे बढ़ें। रेचल और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। मामला गंभीर लग रहा था। हमने वहीं जाने का फैसला किया। हम अपने ट्रक को खदान की तरफ लेकर तेजी से बढ़े। किसी भी तरह की चुनौती के लिए हम पूरी तरह तैयार थे। रेडियो पर एलन की आवाज़ बहुत डरी हुई लग रही थी, इसलिए हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमें वहाँ क्या मिलने वाला है। जब हम खदान के शाफ्ट पर पहुँचे, बाकी रेंजर्स पहले से ही इलाके की छानबीन कर रहे थे। उनके ट्रक्स खदान के प्रवेश द्वार के आसपास खड़े थे। हम भी तलाशी में शामिल हो गए। उन मास्क वाले लोगों के किसी भी निशान के लिए हमारी आंखें धूल भरे इलाके को स्कैन कर रही थीं, लेकिन वहां हमें कुछ नहीं दिख रहा था। ना तो उनके कोई निशान थे, ना ही हाल ही में हुई किसी गतिविधि का कोई संकेत दिख रहा था। बस वहां कुछ सिगरेट के टुकड़े, स्नैक्स के खाली पैकेट्स और इसी तरह का बाकी कचरा था। फिर भी वो इलाका बहुत डरावना लग रहा था।
वो खदान काफी पुरानी थी और एक पहाड़ी की चोटी पर बनी थी। वहां एक लकड़ी का फ्रेम था और एक सीढ़ी का हिस्सा था जो आपको सीधे अंधेरे में ले जाता था, लेकिन उसके आगे सब कुछ ढह गया था। शायद कुछ छोटी मोटी गलियां थीं जहां कोई छिप सकता था, लेकिन हम किसी को ढूंढने के लिए अंदर नहीं जाने वाले थे। रेचल और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। हमारा पहले का उत्साह अब कम हो रहा था। अब हमें लग रहा था कि हमारी कॉलेज वाली थ्योरी सही थी। शायद कोई डेस्क जॉब ही ले लेनी चाहिए थी, जो उस वक्त ज्यादातर लोग करते थे। खैर, वहां कुछ ना मिलने पर हम अपने ट्रक्स में वापस जाने और स्टेशन लौटने ही वाले थे कि तभी एलन ने कहा, सब लोग रुको, हम यहाँ 2 रेंजर्स छोड़ कर जाएंगे जो कुछ घंटों तक इस जगह पर नजर रखेंगे। उनकी बात सुनकर 2 रेंजर्स ने अपनी इच्छा से वहां रुकने की पेशकश की। बाकी लोग अपने अपने ट्रकों में सवार हुए और बेस की ओर लौटने लगे। जैसे ही हम एक मोड़ के पास पहुंचे, रेडियो पर फिर से आवाज आई, हमें डॉग कैंप ग्राउंड में कुछ चट्टानों के पीछे एक गाड़ी खड़ी दिखी है और वो थोड़ी संदिग्ध लग रही है। उस वक्त हम खदान वाली खड़ी ढलान से नीचे आ रहे थे। उस जगह से हमें पार्क के दक्षिणी हिस्से का शानदार नज़ारा दिख रहा था। एक रेंजर जो चट्टान से नीचे देख रहा था, उसने कैंप ग्राउंड में छिपी हुई वो गाड़ी देख ली। हमारा काफिला जल्दी से फिर से तैयार हुआ और सभी लोग उस कैंप ग्राउंड की ओर चलने लगे। उस इलाके में अक्सर ऐसे लोग आते थे जो सोचते थे कि वो पार्क के इस सबसे दूर के हिस्से में आकर कानून से बच सकते हैं। वो कैंप ग्राउंड इल्लीगल एक्टिविटीज का हॉटस्पॉट था। वहां नशेड़ियों और तरह तरह के सनकी लोगों के डेरा डालने की बातें सुनने में आती थीं। हम सभी लोग सावधानी से उस ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही हम कैंप साइट में दाखिल हुए, हमें वहां चारों ओर बिखरा हुआ कचरा और कुछ सामान दिखा। वो गाड़ी चट्टानों के पीछे छुपा कर खड़ी की गई थी। हम सभी लोग फैल गए और जांच करने लगे। पहली चीज जो हमने देखी वो ये थी कि गाड़ी चलने लायक नहीं थी। वो सफेद और काली थी, इतनी बुरी तरह जली हुई थी कि उसमें कुछ भी नहीं बचा था। अब ये पक्का हो गया था कि वहां कोई इल्लीगल काम चल रहा था। तभी एलन ने लोकल शेरिफ डिपार्टमेंट को फोन किया और तुरंत डेप्यूटीज को मौके पर बुलाने को कहा। फिर उन्होंने हम में से 2 को डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग वापस भेजा ताकि वो पुलिस वालों को इस जगह तक ला सकें। वहां की हवा में एक भारी और डरावना सन्नाटा था। सिर्फ पेड़ों की चरमराहट और हमारे सर के आसपास मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी। रेचल और मैंने आसपास जांच करने का सोचा। हम जमीन पर किसी भी सबूत के निशान ढूंढ रहे थे। उस वक्त सूरज भी बिल्कुल हमारे सर के ऊपर तप रहा था। कोई भी उस गाड़ी के पास नहीं जाना चाहता था, इसलिए हम बस आसपास घूमते रहे और सुराग ढूंढते रहे। वहां लकड़ी काटने में इस्तेमाल होने वाला एक बड़ा लट्ठा था जिसमें कुछ कट्स के निशान थे और कुछ गहरे रंग के दाग थे। हमें बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। पेड़ हमारे ऊपर मंडरा रहे थे। उनकी टहनियां उंगलियों की तरह हमें पकड़ने के लिए बाहर निकली हुई थी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जाल में फंस रहे हैं और कोई दूर बैठकर हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही हम गाड़ी के पास पहुंचे, मैंने देखा कि वो काफी पुरानी थी। उस पर जंग लगा हुआ था और वो धूल की मोटी परत से ढकी थी। खिड़कियां टूट चुकी थीं, जिनमें लंबे नुकीले टुकड़े ही बचे थे। दरवाजे का हैंडल पूरी तरह से पिघला हुआ था। रेचल और मैंने फिर से एक दूसरे की ओर देखा। हमारी अंदर की आवाज बार बार चीख रही थी कि वहां कुछ तो गलत है। हम गाड़ी के चारों ओर देखने लगे। हम जंगल में आने जाने के किसी भी निशान की तलाश में थे। तभी मुझे कुछ दिखा। गाड़ी के सामने की सीट पर कुछ ऐसा था जो एक सर जैसा लग रहा था। वो देखते ही मैं अपनी जगह पर ठिठक गया और चिल्लाया कि सब जहां हैं वहीं रुक जाएं। सब रुक गए और एलन धीरे धीरे मेरे पास आया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर हिम्मत जुटाकर मैंने कहा, यहाँ कुछ है। मैंने गाड़ी की सामने वाली सीट की ओर इशारा किया। एलन ने मेरे कंधे के ऊपर से झांका।
एक सांस खींची और फिर कुछ कदम पीछे हट गया। मैंने बस एक और कदम आगे बढ़ाया और मैंने उस चीज को साफ साफ देखा। वहां एक लाश थी और वो सिर्फ जली हुई नहीं थी बल्कि बुरे तरीके से काटी गई थी, जैसे किसी साइंस लैब में मेंढक को काटा जाता है। ऐसा लग रहा था किसी ने उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हम सब गाड़ी से पीछे हट गए और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगे। उस समय हम शेरिफ के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उन लोगों को आने में अभी कम से कम 1 घंटा लगना था। जब आखिरकार पुलिस आई, उन्होंने इलाके को टेप से घेर लिया और फोटो लेने शुरू कर दिए। लेकिन जब हमने उन्हें लाश के बारे में बताया तो उन्होंने उसे देखा और उनका पूरा रवैया बदल गया। उन्होंने हमें वहां से जाने को कह दिया और कहा कि अगर और कोई सवाल होगा तो वो हमसे संपर्क करेंगे। जब हम अगले दिन उस जगह की जांच करने वापस गए तो वो गाड़ी वहां से गायब थी और इलाके का सारा सामान भी गायब था। कुछ हफ्तों बाद हमें आधिकारिक रिपोर्ट मिली और उसे पढ़कर हम सब हैरान हो गए। रिपोर्ट में लिखा था आत्महत्या। वहां जो हमने देखा था उसके अनुसार उस आदमी को गाड़ी में सीट बेल्ट बांध कर रखा गया था और फिर उसमें आग लगा दी गई थी। लेकिन उससे पहले किसी ने उसे लिटाया था और उसके हाथ और टांग एक लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी से काट दिए थे, शायद उसी लट्ठे पर जिस पर वो गहरे दाग थे। अब ये बताइए, अगर वो आत्महत्या का केस था तो उस आदमी ने अपने हाथ और टांगे कैसे काटी और फिर गाड़ी में कैसे चढ़ा और सीट बेल्ट कैसे बांधी और फिर गाड़ी में आग कैसे लगाई? एलन, जो डिस्ट्रिक्ट का लीडर था, उसने कहा कि उस इलाके में बहुत सारी नशीली दवाओं की तस्करी होती थी। ये शायद उसी से जुड़ा हो सकता था। कोई और एंगल समझ में नहीं आ रहा था और शायद इसीलिए वहां का लोकल शेरिफ उस केस की जांच के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं था। वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए उस साल का एक डरावना अनुभव था। कई लोग दूसरे पार्कों में चले गए, कई लोगों ने तो रिजाइन करके अपना करियर ही बदल दिया। कोई भी नौकरी पर मरना नहीं चाहता था और सबको पता था कि कोई उन्हें इंसाफ भी नहीं दिलाएगा। लेकिन मैंने वो नौकरी नहीं छोड़ी। मैं आज भी उस कठोर रेगिस्तान में काम करता हूँ। मेरे पास कई और शानदार और अजीब कहानियां हैं, लेकिन वो मैं कभी और बताऊंगा। मैं सेंट लुइस में पला बढ़ा हूँ। फिर टेनेसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद नॉक्सविल चला गया। अपने फ्रेशमैन और सोफोमर साल के बीच की गर्मियों में मैंने पास के ही ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क में एक सीजनल वॉलंटियर रेंजर प्रोग्राम के लिए साइन अप किया। हालांकि मेरा सपना हमेशा एक डेस्क जॉब का था, लेकिन मुझे हमेशा से पार्क रेंजर बनना भी कूल लगता था। खुली हवा में काम करना, घायल जानवरों को बचाना और प्रकृति के साथ खुद को एक कर लेना। तो जब मुझे पता चला कि मैं 1 महीने के लिए रेंजर की तरह काम कर सकता हूँ, मेरा उत्साह चरम पर था। मैंने सही लोगों से संपर्क किया, तारीखें तय की और 7 महीनों तक उसका इंतजार किया। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो काम उतना रोमांचक नहीं था जितना मैंने सोचा था। सीजनल वॉलंटियर प्रोग्राम असल में रेंजर टीमों के लिए छुट्टियों पर जाने का एक तरीका था। और तो और हमें कभी भी ऐसा कुछ करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई जिसमें रियल एक्सपीरियंस या किसी एक्सपर्टीज की ज़रूरत हो। इसका मतलब था कि 60% समय मैं और 2 अन्य वॉलंटियर्स पार्क के विजिटर सेंटर पर तैनात रहते थे। बाकी 40% समय में हमें सिर्फ बेसिक प्रशासनिक काम या बॉर्डर मेंटेनेंस जैसे काम दिए जाते थे। नेशनल पार्क्स को भी बाकी लोगों की तरह अपने रिकॉर्ड्स दुरुस्त रखने पड़ते हैं, लेकिन मुझे बॉर्डर मेंटेनेंस का काम घर के अंदर बंद रहने वाले किसी भी काम से कहीं बेहतर लगता था। बॉर्डर मेंटेनेंस एक बहुत ही शानदार नाम था जो फॉरेस्ट सर्विस ने बाढ़ की जांच को दिया था। जैसा कि शायद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें बॉर्डर की लंबी लंबी बाड़ों पर चलकर यह सुनिश्चित करना होता था कि वो ठीक हालत में है।
उन बाड़ों के साथ साथ चलना शायद मेरे आदर्श रेंजर लाइफस्टाइल के सबसे करीब था। लेकिन इन्हीं में से एक हाइक के दौरान मैंने किसी ऐसे शख्स को देखा जिसे मैं सालों बाद भी नहीं भूल पाया। मैं कॉस्बी क्रीक के पास था, जो पाक की पूर्वी सीमा पर है। वो इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ एक पुराना कब्रिस्तान है जिसे ट्रीट सेमेट्री कहते हैं। हम नहीं चाहते थे कि जंगली जानवर पुरानी हड्डियों को खोदें या उस जगह को किसी भी तरह से अपवित्र करें। मैंने चेक किया कि कब्रिस्तान की सारी बाड़ें ठीक हैं या नहीं। फिर मैंने पूर्व की ओर बाड़ के साथ साथ 10-15 मिनट तक चलना जारी रखा। तभी अचानक मैंने देखा कि पेड़ों के बीच कोई हिल रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मुझे एक पल के लिए अजीब सा शक हुआ कि जो मैं देख रहा हूँ वो असल में हो ही नहीं सकता। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि कोई इंसान कितना खून बहने के बाद भी चल फिर सकता है। लेकिन मैंने जो देखा उसे देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। एक लड़की धीरे धीरे रोते हुए नंगे पैर पेड़ों के बीच चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आखिरी सांसें ले रही थी। वो पूरी तरह नंगी थी। उसकी त्वचा के बड़े बड़े हिस्से गायब थे, जिसके नीचे जमा हुआ और सूखा हुआ खून दिख रहा था। उसके बालों से लेकर पैरों तक लगभग हर हिस्सा खून से सना था। मुझे हैरानी हो रही थी कि वो अपने पैरों पर कैसे खड़ी थी। मैं तुरंत हरकत में आया। मैं उसके पास दौड़ा और वो इतने ही जमीन पर गिर पड़ी। मैंने अपनी शर्ट उतारी और उसे जितना हो सके ढक दिया। फिर उसे उठाकर अपने ट्रक तक ले गया। शायद ये मेरी अच्छी किस्मत थी कि वो मुझे मेरे पार्किंग की जगह के इतना करीब मिली। लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे, मैं भी गिरने की हालत में था। मुझे पता था कि न्यूपोर्ट में एक अर्जेंट केयर सेंटर है जो कॉस्बी से करीब 12 मील उत्तर में है। मैंने लड़की को अपनी ट्रक की पिछली सीट पर लिटाया और जितना तेजी से हो सका वहां की ओर दौड़ा। मुझे नहीं लगता कि मैंने उससे कुछ कहा, सिवाय इसके कि आंखें बंद मत करना, तुम्हें जागते रहना होगा। वो पूरी तरह आंखें खोले हुए थी, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। वो पूरे रास्ते मेरी शर्ट ओढ़े हुए एक गोले की तरह सिकुड़ी हुई पड़ी रही। कुछ ही देर में हम अर्जेंट केयर सेंटर पहुंच गए। मुझे पता था कि वो लोग ऐसी इमरजेंसी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होंगे, लेकिन मेरे पास उसे कहीं और ले जाने का और कोई रास्ता नहीं था। कुछ शुरुआती इलाज के बाद मुझे बताया गया कि लड़की को सेवरविल ले जाया जाएगा, जहां एक जनरल हॉस्पिटल में डेडिकेटेड इमरजेंसी रूम था। अब मेरा रोल यहीं खत्म हो गया था। मैंने पूछा कि क्या मैं और मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे बताया गया कि सबसे अच्छा होगा कि मैं वापस जाऊं और चीफ रेंजर को बताऊं कि वहां क्या हुआ है। ये उस समय की बात है जब सेलफोन नहीं थे। मैं हॉस्पिटल के पे फोन से अपनी टीम को बता सकता था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन तब मैंने सोचा कि बेहतर होगा मैं वापस जाऊं, खून से सने अपने कपड़े बदलूं और सबको आमने सामने बताऊं कि क्या हुआ है। जब मैं रेंजर हेडक्वार्टर पहुंचा और चीफ और मेरे साथियों ने मेरे कपड़ों पर खून देखा, उन्हें लगा कि मेरे साथ कोई हादसा हो गया है। मैंने फिल्मी स्टाइल में बताया कि ये मेरा खून नहीं है। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं कहाँ था और क्या हुआ था। रेंजर चीफ पूरे समय मेरी बात को नोट्स में लिखते रहे, क्योंकि उस इलाके की घटनाओं पर हमारा पूरा अधिकार था। केवल एफबीआई ही हमें कानूनी तौर पर उस केस से हटा सकता था। अब ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम जांच करें कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था। और यहीं से चीजें काफी अजीब हो गईं। केस को समझने के लिए हमें उस लड़की से बात करने की जरूरत थी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन जब चीफ ने हॉस्पिटल से संपर्क किया और डॉक्टरों से बात की, तो पता चला उस लड़की ने एक शब्द भी नहीं कहा था, न सिर्फ अपने साथ हुए हादसे के बारे में, बल्कि उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा था। हमें उस वक्त ये अजीब नहीं लगा। बेचारी लड़की किसी भयानक हादसे से गुजरी थी, जिसका मतलब था कि वो शायद तब तक बात नहीं करना चाहेगी जब तक वो पूरी तरह शांत ना हो जाए।
डॉक्टरों ने हमें अगले दिन फिर से संपर्क करने को कहा और ये भी कहा कि अगर कुछ पता चला तो वो हमें ज़रूर बताएंगे। हमने अगले दिन दोपहर तक इंतज़ार किया, फिर हॉस्पिटल को फ़ोन किया कि क्या लड़की ने बात करना शुरू किया है, लेकिन उसने तब तक भी कोई बात नहीं की थी। ना वो डॉक्टरों से बात कर रही थी, ना नर्सों से। पर हमें यकीन था कि हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों को नहीं लगता था कि वो हमसे भी बात करेगी। चीफ ने ही सारे फ़ोन कॉल्स हैंडल किए थे। क्योंकि वो लड़की मुझे मिली थी, उन्होंने मुझे उनके साथ हॉस्पिटल चलने को कहा। उन्हें उम्मीद थी कि मुझे फिर से देखकर शायद वो बात करने लगे। मैं उस वक्त रिसोर्स मैनेजमेंट का काम कर रहा था और मुझे अपने रेडियो पर यह बात पता चली। मैं जो कर रहा था वो छोड़कर चीफ के साथ चलने के लिए हेडक्वार्टर पहुंचा। हॉस्पिटल जाते वक्त हमने इस बात पर चर्चा की कि जांच कैसे आगे बढ़ सकती है, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि कोई जांच होने ही नहीं वाली थी। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे और उस पीड़िता को ढूंढने गए तो हमने नर्सिंग स्टाफ को थोड़ी सी घबराहट में पाया। हमें समझने में थोड़ा वक्त लगा कि क्या हो रहा था, लेकिन जब समझ आया तो हम दोनों हैरान रह गए। वो लड़की हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी कैमरों को चेक करने से पता चला कि दोपहर 1:15 बजे एक आदमी जो हॉस्पिटल स्टाफ के कपड़े पहने हुए था, एक व्हीलचेयर को हॉस्पिटल के मेन गेट से अंदर लाया। उसने अपनी छाती पर किसी तरह का आईडी क्लिप पहना था। रिसेप्शन से बात करके वो आगे बढ़ा और फिर सीधे उस कमरे में गया जहां वो लड़की थी। वहां उसने उसे व्हीलचेयर पर बिठाया और फिर बिना किसी रोक टोक के उसे हॉस्पिटल से बाहर ले गया। जाहिर तौर पर यह हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का बड़ा उल्लंघन था, लेकिन बिना ये जाने कि हमारी पीड़िता या उसका संदिग्ध अपहरणकर्ता कौन था, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय एक के। क्योंकि हमारे हाथ में एक अपहरण का केस था, हमने FBI की मदद मांगी। हमारी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि जो भी उस लड़की को हॉस्पिटल से बाहर ले गया था वो शायद वही आदमी था जिसने उस लड़की की वो हालत की थी। हमारे पास उस आदमी का पीछा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन FBI के पास थे। इसलिए जब हमने आधिकारिक तौर पर जांच उन्हें सौंप दी तो वो केस हमारे हाथ से निकल गया। हमें उम्मीद थी कि इससे जांच में तेजी आएगी, लेकिन 1 महीने बाद जब हमारे चीफ ने FBI से बात की तो पता चला कि वो केस उनके लिए हाई प्रायोरिटी केस नहीं था। हमें उम्मीद थी कि हमें जॉइंट टास्क फोर्स के गठन के बारे में संपर्क किया जाएगा, जो कि FBI और लोकल लॉ एनफोर्समेंट के बीच एक रेगुलर एक्सरसाइज है। लेकिन सबूतों को देखने के बाद किसी FBI ऑफिसर ने फैसला किया कि वो केस आगे बढ़ाने लायक नहीं है। वो एक ऐसे केस में रिसोर्सेज नहीं लगाना चाहते थे जहां एक लड़की के अपहरण होने का सिर्फ शक था। मैं कोई वकील नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि इस तरह के अपराध की सज़ा क्या हो सकती है, लेकिन मुझे पता है कि वो हमले और अपहरण की सज़ा से कम भी नहीं होगी। अगर लड़की ने बात की होती, अगर उसने केस से संबंधित कुछ कहा होता तो हमारे पास आगे बढ़ने के लिए कुछ होता, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ थ्योरीज और अनुमान थे जो ठोस सबूतों के सामने कुछ नहीं थे। और यही कहानी खत्म हो गई। अगर वो लड़की आगे आकर अपने साथ हुए अपराध की शिकायत दर्ज करती तो हमारा केस फिर से शुरू हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तक उस लड़की का कोई अता पता नहीं मिला। उस वक्त हम लोगों को यही लगा कि इस केस को अब यहीं छोड़ दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने ठीक किया। अगर मेरे बस में होता तो मैं उस बेचारी लड़की के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए धरती आसमान एक कर देता, लेकिन ये मेरे बस में नहीं था। मैं उस समय असली रेंजर भी नहीं था। जब मेरा समय खत्म हुआ मैं वापस अपने घर आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो सब भूल गया था। मैं उस लड़की का चेहरा या उसे पेड़ों के बीच लंगड़ाते हुए देखने का एहसास या उसकी थकी हुई भयानक सिसकियों की आवाज़, उनको कभी नहीं भूल सकता।
मुझे आज भी रात को सोते वक्त उस लड़की के विचार आते हैं। पता नहीं वो आज कहाँ होगी, पता नहीं वो कितने दिनों में ठीक हुई होगी। कभी कभी लगता है कहीं उस आदमी ने सबूत मिटाने के लिए उस लड़की के साथ कुछ कर ना दिया हो।